हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल पर्सपेक्टिव चैनल। मैं जिज्ञासा कोठारी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ा था, उसी तरह इस वीडियो में हम आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13 होता क्या है। आर्टिकल 13 हमारा 4 क्लोज में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से हम 2 क्लोज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और 2 क्लोज हम अभी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 13 से मतलब ये है कि हमारे संविधान बनने से पहले ऐसी भारत में ऐसे बहुत सारी विधियां थी जो भारत में प्रवृत्त थी, जो भारत में पहले से ही विद्यमान थी। तब क्या हुआ कि ऐसी विधियों को, अगर वो विधि हमारे फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट नहीं कर रही थी, तो हमारी न्यायपालिका ने उसे वॉइड मान लिया। हमने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया। ये काम हमारी न्यायपालिका करती है। हमारे पास में 3 चीज होती है, जैसे विधायिका, हमारी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका। ये कार्य हमारी न्यायपालिका करती है कि अगर कोई विधि हमारे फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट नहीं करती है तो हमारी न्यायपालिका उसे वॉइड डिक्लेयर कर देगी। केस था हमारा ऐसा ही। वैसे हमारा आर्टिकल 13 का मेन जो मोटो है, जो हमारे जो आर्टिकल 13 बनाया क्यों गया है, इसका जो मेन काम है वो ये है कि हमारे संविधान को सर्वोपरि रखना है। हमारा संविधान सर्वोपरि है और उसमें भी हमारे फंडामेंटल राइट और ज्यादा सर्वोपरि माने गए। और इसी का एक केस बताती हूँ कि हमें एक केस के अंदर जस्टिस मार्शल ने ये बताया था कि हमारी न्यायपालिका को ये राइट है, ये उनके पास में राइट है कि अगर कोई विधि फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट नहीं करती तो उस विधि को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम हमारा 13(3) की, कि हमारा लॉ होता क्या है। 13(3) की बात करते हैं कि लॉ क्या चीज है, कि ये बताता है कि लॉ क्या है। हम बात करते हैं लॉ की। लॉ को ऐसे तो हमने 13(3) को ए और बी में भी बता रखा है। ए पढ़ते हैं कि ए होता क्या है। ए के अंदर उन विधियों के बारे में बात की गई है जो विधि हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में उस तरह से प्रवृत्त है। कौन कौन सी विधियां? जो ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, हमारे रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेज, ये सारी की सारी चीजें हमने क्या मानी है, हमने लॉ के अंदर बता के रखी है। लॉ इसका मतलब है आदेश, कोई हमारे अध्यादेश, चाहे वो हमारे नियम हो। इसमें एक बाय लॉ भी इंक्लूड होता है। बाय लॉ, बाय लॉ से मतलब है उपविधि। चाहे नियम हो, चाहे विनियम हो, हमारी सूचना हो, और हमारे रूढ़ी और प्रथा, ये सारी चीजें इंक्लूड मानी जाती है हमारी लॉ के अंदर। इन सभी से पता होगा, जो हमारे ऑर्डर है, हमारे जो अध्यादेश होते हैं, जो हमारी बाय लॉज है, हमारे जो रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम एंड यूसेज। कस्टम एंड यूसेज को भी एक तरह का लॉ माना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो लॉ है वो कहाँ से निकलता है? वो लॉ बनता ही हमारे कस्टम एंड यूसेज से बनते हैं। ऐसे बहुत सारे लॉ जो कस्टम एंड यूसेज से जाते हैं और उसके बाद में वो कॉडिफाइड कर दिए जाते हैं और वो लॉ बन जाते हैं। इसीलिए हमारे कस्टम एंड यूसेज को भी हमने यहाँ पर लॉ डिफाइन करके रखा हुआ है। तो ये सब चीजें तो लॉ थी। बी के अंदर ये आता है। बी में हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारी प्रवृत्त विधियां हैं, जो ऐसी विधियां जो हमारे संविधान बनने से पहले जो भारत में प्रवृत्त थी, जो प्रवृत्त थी और हमारे संविधान के अंदर उसको इंक्लूड तो किया है, भले ही उसकी प्रवृत्त अभी हो या ना हो, लेकिन चाहे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर दिया हो, लेकिन वो विधियों के बारे में बात की गई जो हमारे भारत के अंदर प्रवृत्त थी। ठीक है, अब इसके अंदर हम उन चीजों को लेते हैं जो कि इंक्लूड नहीं होती है। ऐसी कौन सी चीजें जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं मानी जाती है? ऐसे तो हम अध्यादेश और आदेश, हमारे विनियम, हमारे नियम, चाहे सूचना, रूढ़ी, पता, हम सभी को इंक्लूड करते हैं, लेकिन हमारी ऐसी बहुत सी चीजें जिसको हम इसमें इंक्लूड नहीं मानते। ऐसे ही हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बात ही है कि ऐसी कुछ चीजें कॉडिफाइड तो नहीं है, बट ठीक है, हमने कुछ केस लॉ से निकाल के हमने अपवाद स्वरूप यहाँ दिखा दिए। तो हमारी कार्यपालिका के पास में ऐसे राइट है कि वो हमें ऑर्डर भी दे सकती है, वो हमें डायरेक्शन दे सकती है, कोई गाइडलाइन दे सकती है। तो हम किन्हें लॉ माने और किन्हें नहीं माने। अगर हमारी कार्यपालिका कोई ऑर्डर देती है, कोई आदेश देती है,
ठीक है, वो सारे आदेश हमारे क्या माने जाएंगे, वो लॉ में इंक्लूड होंगे, मतलब ये लॉ में इंक्लूड किया जाता है। केस का नाम था द्वारकानाथ वर्सेस स्टेट AIR 1959। इस केस के अंदर ये बताया था कि अगर कोई कार्यपालिका है वो हमें आदेश देती है तो वो सारे हमारे लॉ में इंक्लूड होंगे, लेकिन वही हमारी कार्यपालिका कोई डायरेक्शन दे रही है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है या कोई गाइडलाइन दे रही है तो वो चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब ये 3 चीज़ हमारे लॉ में इंक्लूड नहीं होती, इससे हम कानून नहीं मानेंगे। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर का केस था। इस केस के अंदर ये बताया था कि अगर वो डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन हो तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ पर्सनल लॉ की। ठीक है, पर्सनल लॉ कौन से, जो लॉ कॉडिफाइड नहीं है, जैसे क्रिश्चियन लॉ है, जो मुस्लिम लॉ है हमारा, या कोई हिंदू लॉ है हमारा, वो अगर कॉडिफाइड नहीं है तो हम इसको लॉ में कभी भी नहीं मानेंगे, हम उसे लॉ का दर्जा नहीं देंगे। कृष्णा सिंह वर्सेस आंध्र प्रदेश AIR 1980 का केस था। इसके अंदर ये दिखाया था कि हमारे जो पर्सनल लॉ है, जो कोडिफाइड नहीं है, उसे हम लॉ नहीं मानेंगे। ये पूरी थी हमारे लॉ के बारे में कि लॉ होता है क्या है और हमें किसे लॉ मानना चाहिए। मेन तो बात यही है कि हमारे जो सिटीजन है, जो हमारे इंडिया की राज्य क्षेत्र के अंदर है, जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, जो इंडिया है के अंदर जो भी सिटीजन है जिनके लीगल राइट्स को कवर करता है, वो सारे ही हमारे लॉ को दिखाता है। ठीक, हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 13(1) की। आर्टिकल 13(1) जिसने हमें 2 सिद्धांत देकर रखे, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, दूसरा आता है हमारा पृथक्करणता का सिद्धांत। आच्छादन या जो ग्रहण का सिद्धांत हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं और पृथक्करणता का सिद्धांत हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत होता क्या है। ये उन विधियों पर बात करता है, उन विधियों पर ही अप्लाई होगा जो संविधान प्रारंभ होने से पहले प्रवृत्त थी, लेकिन वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट नहीं होने के बावजूद भी चल रही थी, फिर भी उसका फोर्स 26 जनवरी 1950 के बाद प्रभावहीन मान लिया जाएगा, वो प्रभावहीन समझ ली जाएगी। तो इसीलिए बात की गई उस पर एक तरह का ग्रहण लग जाएगा, ये बताता है। लेकिन यहाँ एक और बात आती है कि हमारे लॉ और हमारे फंडामेंटल राइट, इन दोनों में एक तरह का विरोधाभास है। अगर फंडामेंटल राइट में, जिस फंडामेंटल राइट से इस लॉ में जिसको वॉइड मान लिया गया, जिसको प्रभावहीन मान लिया गया, अगर इसी फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस कर दे या फिर संशोधन कर दिया जाए तो क्या ये विधि पुनर्जीवित मानी जाएगी? क्या हम इसे वापस से प्रभाव में लेके जा सकते हैं? क्या इसका प्रभाव या इसका प्रवर्तन वापस से वैसे ही बन सकता है जैसे पहले था? इसी का जो आंसर है वो हमारा देता है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। बात करते हैं हमारे इस सिद्धांत के बारे में कि ग्रहण होता क्या है। आच्छादन या ग्रहण वो है ऐसी विधियां जो कि हमारे भारत में संविधान प्रारंभ से पहले प्रवर्तन में थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान प्रारंभ के पहले भी अगर वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं है तो भी वो प्रभाव में चल रही थी, फिर भी उसका प्रभाव इसके बाद से नहीं चलेगा। मतलब ये एक तरह का ग्रहण लग जाएगा उन विधियों पर जो कि फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं है, उन पर एक तरह का ग्रहण या एक तरह का आच्छादन लग जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। लेकिन हम बात इधर लेके आते हैं कि क्या वही फंडामेंटल राइट में अगर संशोधन कर दिया जाए और वो लॉ जो हमें वॉइड मान लिया था, जिसे हमने प्रभावहीन समझ लिया था, क्या उसको वापस जीवित किया जा सकता है? क्या उसे पुनः प्रभाव में लाया जा सकता है? तो यहाँ पर ये बात आती है कि हाँ, उसे वापस पुनः जीवित किया जा सकता है यदि हमारे फंडामेंटल राइट में ही हम चेंजेस कर दे तो वो विधि वापस से पुनर्जीवित की जा सकती है, पुनः ही प्रभाव में लाई जा सकती है। इसी का हमारा केस था भिकाजी वर्सेस MP स्टेट। ये था हमारा AIR 1950 का। इस केस के अंदर क्या होता है कि हमारा एक 1947 का एक्ट था, वो था बरार मोटर व्हीकल एक्ट। इस एक्ट को संविधान प्रारंभ से पहले तो ये अच्छे से था, जो कि बिल्कुल विधिमान्य था, प्रवर्त था, लेकिन संविधान प्रारंभ होने के बाद ये हमारे 19(1)D का डी से कंसिस्ट नहीं कर रहा था। तब इस एक्ट के अंदर हमने इसको वॉइड डिक्लेयर करने के लिए बोला, क्योंकि ये कंसिस्ट नहीं कर रहा था। अब क्या होता है कि 1951 के अंदर हमारा संविधान संशोधन पहला हुआ,
पहला संविधान संशोधन था जिसमें ये कहा गया कि बात ये कही गई 1901 के अंदर, इसके अंदर चेंजेस किए 1901 में संशोधन करके ये कहा कि व्यापार को एकाधिकार करने का अधिकार प्रदान करता था। तो क्या ये वापस से पुनर्जीवित की गई? हमारे जो एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले इस विधि पे ग्रहण लगा हुआ था। किसका ग्रहण? क्योंकि ये हमारे 1901D का कंसिस्ट नहीं था, इसीलिए इस पर ग्रहण लगा हुआ था। लेकिन बाद में जब 1951 के अंदर क्या हुआ, इसमें संविधान संशोधन हुआ और 1901 में संशोधन किया गया, तब इससे ग्रहण हटा दिया जाएगा और विधि पुनर्जीवित कर ली जाएगी। ये इस केस के बारे में था, जो केस हमारे आच्छादन ग्रहण के सिद्धांत को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक केस की। क्या हम आच्छादन ग्रहण के सिद्धांत को रेट्रोस्पेक्टिव माने? क्या इसे भूतलक्षी प्रभाव माना जाएगा? इसी के लिए एक केस दिया हुआ है केशव, एक केस है जो कि बोलते हैं केशव माधव मेनन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। ये केस था 1931 में एक एक्ट था हमारा, प्रेस इमरजेंसी एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा पत्रक छापना एक तरह का अपराध माना जाता है, वो भी एक तरह का पनिशेबल ऑफेंस माना जाता था। तब क्या हुआ कि जब ये कार्रवाई चल रही थी, इस केस की कार्रवाई चल रही थी, चलते चलते क्या हुआ कि 1950 में हमारा संविधान प्रारंभ हो गया। संविधान प्रारंभ होने के साथ में उस एक्ट के ऊपर क्या लग गया, एक तरह का ग्रहण लगा और वो अविधिमान्य घोषित कर दिया गया। तो बात ये आती, तो जो कार्रवाई चल रही है, क्या वो कार्रवाई को चलने दिया जाए या नहीं चलने दिया जाए? क्या वो कार्रवाई चलती रहेगी? क्या वो जो अपराध था वो दंडनीय माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? उस अपराध को दंडनीय, क्योंकि अब तो विधि ही नहीं रही। जब विधि विधिमान्य ही नहीं रही, तो क्या उस एक्ट के अंदर उस अपराध को भी माना जाए? क्या उसकी कार्रवाई चली जाए? तो हमारे एससी ने तब ये कहा कि यदि कोई विधि अविधिमान्य हो जाती है, जब वो हमारे संविधान बनने के साथ ही उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, फिर भी अगर उसमें कोई कार्रवाई चल रही है तो उसे नहीं रोका जाएगा, वैसा का वैसा चलने दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो आच्छादन का सिद्धांत है वो कभी भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं देता है, जो रेट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। साथ में एक और ही इसका केस था जो के पूनाचा वर्सेस एमपी स्टेट 2010 का था। इस केस के अंदर भी यही कहा गया कि हमारा जो विधि है, जो कि भले पहले ही संवैधानिक नहीं रही लेकिन उसकी कार्रवाइयां चल रही है, तो उसे भूतलक्षी प्रभाव इस पर अप्लाई नहीं होता है। मतलब ग्रहण या आच्छादन के सिद्धांत पर भूतलक्षी प्रभाव नहीं माना जाता है। अब एक और चीज हम बात करते हैं कि क्या ये विधियां संविधानोत्तर विधि पर भी लागू होगी, मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी अप्लाई किया जाएगा? ये सिद्धांत क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में भी बताता है? तो इसके लिए भी हमारे पास में केस था कि हाँ, ये बात आता है सगीर अहमद वर्सेस यूपी स्टेट का केस था ये। इस केस के अंदर ये बताया कि आच्छादन का सिद्धांत कभी भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर कोई विधि संविधान बनने के बाद में बनाई जा रही है तो विधि वो पहले से ही ऐसी होगी जो हमारे फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट करती होगी। और अगर पहली बात तो ये कही गई थी, अगर वो विधि पहले से ही बाद में बन रही है संविधान के बाद में, तो कंसिस्ट होकर ही बनेगी। और अगर कंसिस्ट होकर नहीं बनती तो उस विधि को दोबारा से चालू करना पड़ेगा, मतलब उसकी प्रक्रिया वापस से बनाकर उस विधि को नए तरीके से बनाना पड़ेगा। ये इसने बताया था। और साथ में यही केस था दीपचंद्र वर्सेस यूपी स्टेट का। इस केस में भी यही बात को कहा गया कि नहीं, ये कोई भी विधि, मतलब आच्छादन का सिद्धांत कभी भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई नहीं होता है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर ही अप्लाई किया जा सकता है, ये बाद की वीडियो पर अप्लाई नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको मदद मिली होगी और आपको डॉक्ट्राइन फॉर एक्लिप्स के बारे में अच्छे से डिटेल मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।